नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम विश्व इतिहास का सार पढ़ने वाले हैं और हम ये पढ़ने वाले हैं कि व्याख्याता परीक्षा में किस तरह से आप विश्व इतिहास की तैयारी करें। और ये वीडियो आप पेपर से पहले, जैसा कि थंबनेल में लिखा है, पेपर से पहले इस वीडियो को अवश्य देख करके जाएं, बड़ा अच्छा साबित होगा आपके लिए। तो चलिए हम विश्व इतिहास की बात करें तो विश्व इतिहास के क्या क्या टॉपिक है और उसको कैसे कैसे करना है हमें, उसके विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरा ध्यान लगाए रखिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। चलिए विश्व इतिहास के विषय में हम पढ़ते हैं। व्याख्याता परीक्षा इतिहास। तो सबसे पहले विश्व इतिहास में सबसे पहले जो है हम बात करें तो विश्व इतिहास में हमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे यहां सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि विश्व इतिहास के अंदर हमें सबसे पहले पुनर्जागरण दिया गया है। पुनर्जागरण यानी रेनेसा। पुनर्जागरण यानी रेनेसा। और उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन, जिसको रिफॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे कोर्स में है तो नहीं नाम से, लेकिन हमें पढ़ना है वाणिज्यवाद। और उसके बाद औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, ये चार टॉपिक हमें एक साथ। उसके बाद अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, पांचवा टॉपिक। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। फ्रांस की राज्य क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति 1789, 89। नेपोलियन बोनापार्ट के बाद इटली का एकीकरण। इसके बाद जर्मनी का एकीकरण। ये टॉपिक हमें एक साथ पढ़ने हैं। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण के बाद, इटली और जर्मनी के एकीकरण के बाद खास बात यह भी है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के बाद हमें जो है 10वें पॉइंट पे हमें आ जाना है। और 10वें पॉइंट पे हमें प्रथम विश्व युद्ध पढ़ना है। प्रथम विश्व युद्ध, इसका कारण, परिणाम, प्रभाव, ये सब पढ़ने हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमें उसके साथ साथ घटित घटना रूस की क्रांति पढ़नी है। रूस की क्रांति जो है वो 1905 और 1917 में हुई थी। 1905 और 1917 में हुई थी रूसी क्रांति। उसके बाद हमें राष्ट्रसंघ पढ़ना है। राष्ट्रसंघ के बाद हमें वैश्विक आर्थिक मंदी पढ़ना है। टॉपिक वैश्विक आर्थिक मंदी, नाम से हमें सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। और वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद हमें जो है इटली में फासीवाद पढ़ना है। और जर्मनी में नाजीवाद पढ़ना है। जर्मनी में
नाजीवाद पढ़ना है। ये फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक हैं, सीधे सीधे नाम से हमें पता होने चाहिए। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध, उसके कारण परिणाम पढ़ना है। द्वितीय विश्व युद्ध, उसके कारण और परिणाम पढ़ने हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ना है, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ पढ़ना है। यूएनओ के बाद हमें चीन की साम्यवादी क्रांति पढ़नी है। चीन की साम्यवादी क्रांति जो 1949 में हुई थी। और ठीक 19वां टॉपिक हमें पढ़ना है अरब, यानी सीधा सीधा शॉर्ट बोलें तो एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों की स्वतंत्रता। उपनिवेशों की स्वतंत्रता पढ़ना है। तो देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध, उससे और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की घटनाओं को हमें थोड़ा सा बहुत अच्छे से पढ़ना है। परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम का है। लेकिन विश्व इतिहास में टोटल हमें 19 टॉपिक ध्यान देने, 19 टॉपिक, और कुछ टॉपिक, एक दो टॉपिक नाम से नहीं दिए हुए सिलेबस में, लेकिन फिर भी हमें इनडायरेक्टली हमें वहाँ उसको जो है पढ़ना ही होगा, पढ़ना ही होगा। तो अब हम इसका सार बताने वाले हैं। तो आप देखिए कि हुआ ये था कि सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ 15वीं शताब्दी में। गौर करते रहना, पुनर्जागरण जो है वो 15वीं शताब्दी में हुआ। पुनर्जागरण 15वीं शताब्दी में हुआ। 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण 15वीं शताब्दी में हुआ पुनर्जागरण, यानी रेनेसा। और 1453 में पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कस्तुतूनिया, पूर्वी रोमन साम्राज्य की या बेंजाटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। बेंजाटाइन साम्राज्य की राजधानी या पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कस्तुतूनिया पर तुर्की ऑटोमन साम्राज्य ने अटैक कर दिया था। तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य ने अटैक कर दिया था, आक्रमण कर दिया। तो ये तात्कालिक कारण बना था, 15वीं शताब्दी में कस्तुतूनिया पर तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के आक्रमण के साथ ही पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण कारण बना। और पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता जो थी वो मानववाद था। मानववाद, पुनर्जागरण। मैं हर टॉपिक को डिटेल से थोड़ा सा बताऊंगा, मतलब कि आपको पेपर के समय ये जो है बहुत अच्छे से याद आना चाहिए। इसके लिए हम बात कर रहे हैं और ये वीडियो अवश्य देख करके जाइए। सबसे पहला टॉपिक है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण जो है वो रेनेसा कहते हैं। फ्रेंच भाषा का शब्द है रेनेसा। रेनेसा फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है पुनः जागना। शब्द का मतलब है पुनः जागना। और साहित्यिक मतलब है इसका दूसरा जन्म। इसका साहित्यिक मतलब है दूसरा जन्म। पुनर्जागरण जो है वो 15वीं शताब्दी में हुआ था और इटली से शुरू हुआ था। इटली से शुरू हुआ। इटली में ही एक नगर है फ्लोरेंस, और उस फ्लोरेंस को विद्वानों का नगर कहा जाता है। विद्वानों का नगर कहा जाता है फ्लोरेंस नगर को। तात्कालिक कारण, पुनर्जागरण का तात्कालिक कारण बना 1453 में कस्तुतूनिया पर।
कस्तुतुनिया बेंजान्टाइन साम्राज्य की राजधानी थी। पूर्वी रोमन साम्राज्य बेंजान्टाइन की राजधानी थी। कस्तुतुनिया पर तुर्की ऑटोमन साम्राज्य का आक्रमण हुआ। तुर्की ऑटोमन साम्राज्य का आक्रमण के साथ ही तात्कालिक कारण हो गया पुनर्जागरण का। पुनर्जागरण इटली से शुरू हुआ था। तात्कालिक कारण हो गया कस्तुतुनिया पर तुर्की ऑटोमन साम्राज्य का आक्रमण। हम यहां छोटी छोटी बातों को रख रहे हैं, लेकिन एक सार निकाल करके रख रहे हैं। पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता जो थी, मुख्य विशेषता पुनर्जागरण की, वो मानववाद था। मानववाद। और मानववाद का जनक कहा जाता है पेट्रॉक को, जो इटली के विद्वानों का नगर फ्लोरेंस नगर का था। पेट्रॉक मानववादियों का राजा या राजकुमार कहा जाता है इरेस्मस को। राजकुमार कहा जाता है इरेस्मस को। इरेस्मस जो है वो हॉलैंड का रहने वाला था। उसने इन द प्रेज ऑफ फॉली, इन द प्रेज ऑफ फॉली, मूर्खता की प्रशंसा पुस्तक लिखी थी। मूर्खता की प्रशंसा। एक ही दिन में सबसे ज्यादा बिकने वाली जो एक साल में पुस्तक कोई थी तो यही थी एरेस्मस की। और एरेस्मस मानववादियों का राजकुमार कहलाता है, हॉलैंड का था। पुनर्जागरण जो है उससे उसके 3 क्षेत्र थे। कला का क्षेत्र, साहित्य का क्षेत्र और विज्ञान का क्षेत्र। 3 क्षेत्रों में पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण के बाद दूसरा टॉपिक हम देखें तो 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के बाद धर्म सुधार आंदोलन हुआ। धर्म सुधार आंदोलन। और ये धर्म सुधार आंदोलन पुनर्जागरण 15वीं में, तो ये 16वीं शताब्दी में हुआ। वो इटली से हुआ, ये जर्मनी से हुआ। जर्मनी से हुआ। रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है, रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है धर्म सुधार आंदोलन। और धर्म सुधार आंदोलन था कि जो कैथोलिक धर्म चला आ रहा था, पुराना धर्म, कैथोलिक धर्म, इसमें पाखंड आ गए थे। इसमें अंधविश्वास, पाखंड आ गए थे। और इस कारण से इसका विरोध किया मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर जो है वो उसने एक नया वाद दिया, प्रोटेस्टेंट वाद का जनक कहा जाता है मार्टिन लूथर को। हुआ ये कि कैथोलिक धर्म जो है उसमें पाखंड बहुत थे, चर्च वगैरह के। और कैथोलिक धर्म पुराना धर्म था। ओल्ड टेस्टामेंट यानी बाइबल के पुराने संस्करण ओल्ड टेस्टामेंट को मानता है। और अब कैथोलिक धर्म की बुराइयों को मार्टिन लूथर धर्म सुधारक ने दूर किया, क्योंकि तात्कालिक कारण बना कि जब पोप ने आर्क बिशप को कहा तो बिशप ने एक पादरी टेट जेल द्वारा 1517 में जर्मनी के विटनबर्ग विश्वविद्यालय जहां मार्टिन लूथर जो है इसी विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का प्राध्यापक था। और टेटजेल जो पादरी था वो इंडलजेंस बेचने आया था। इंडलजेंस यानी पाप मोचन पत्र।
क्षमा याचना पत्र, पाप मोचन पत्रों की बिक्री ही मोचन पत्र 1517 में। तो जर्मनी के विटनबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोटेस्टेंटवाद के जनक मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया अपनी रचना 95 थीसिस द्वारा। 95 थीसिस। विरोध करना ही प्रोटेस्टेंट होता है। तो प्रोटेस्टेंटवाद का जनक कैथोलिक धर्म का नहीं विरोधी था, कैथोलिक धर्म की बुराइयों का विरोधी था, पाखंडों का विरोधी था, धर्म में सुधार करना चाहता था मार्टिन लूथर। और उसने एक नया इस जो है धर्म सुधार आंदोलन का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंटवाद नया एक अंदर संप्रदाय चला दिया, एक धर्म चला दिया। तो जो कैथोलिक धर्म था, जो ईसाई धर्म था, वो दो भागों में बट गया था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। और डर गए ये कैथोलिक। ये धर्म सुधार आंदोलन था और जो 1517 यानी 16वीं शताब्दी में जर्मनी से शुरू हुआ। कैथोलिक डर गए तो इन्होंने अपने धर्म में सुधार किया, पाखंडों को दूर करने के लिए अपने धर्म कैथोलिक धर्म में सुधार किया पोप ने, पादरी ने। और इसी को काउंटर रिफॉर्मेशन कहते हैं, काउंटर रिफॉर्मेशन कहते हैं, माने प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन, प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन। तो धर्म सुधार आंदोलन यह था मार्टिन लूथर ने जो किया, कैथोलिक धर्म में सुधार करने का। कैथोलिक धर्म का विरोधी नहीं था वो उसके पाखंडों का विरोधी था। और विरोध का मतलब होता है प्रोटेस्टेंट। तो ये मार्टिन लूथर यानी धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता था। तो अपने धर्म में सुधार इन्होंने किया ताकि प्रोटेस्टेंट ना हो जाएं लोग, इसलिए इसके अपने धर्म में सुधार, जो नियमों में सुधार किया इन्होंने, उसको काउंटर रिफॉर्मेशन या प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन भी कहते हैं। धर्म सुधार आंदोलन के बाद 16वीं शताब्दी के बाद वाणिज्यवाद आ गया। तीसरा टॉपिक वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद जो है, इसकी मूल धारणा थी कि देश में सोना, कई देशों की यह धारणा थी, सोना अधिक होना चाहिए, सोना अधिक होना चाहिए, माने सोने का आयात होना चाहिए और वस्तुओं का निर्यात होना चाहिए, वस्तुओं का निर्यात होना चाहिए ताकि सोना ज्यादा आ सके। माने वाणिज्यवाद 16वीं से लेके 18वीं शताब्दी तक चला, 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी तक, माने 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी तक। और उसमें 3G की धारणा थी देशों में, जो वाणिज्यवाद को बढ़ावा देते थे, व्यापार को बढ़ावा देते थे, सोने को बढ़ाना चाहते थे। उन 3G की धारणा थी। सबसे पहले G यानी गोल्ड, गोल्ड, फिर ग्लोरी यानी ऐश्वर्य, और फिर गॉड यानी ईश्वर, ईश्वर। उनका मानना था कि यदि सोना होगा तो ऐश्वर्य होगा ही, और ऐश्वर्य होगा तो उसको ईश्वर की प्राप्ति होगी। यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण धातु जो है, वो बहुमूल्य धातु जो है वो सोना है। 3G की धारणा वाणिज्यवाद है, वाणिज्यवाद है। और इसी का असर रहा कि 18वीं शताब्दी तक पहुंच चुके हम। और चौथा पॉइंट आ गया 18वीं शताब्दी के बाद, चौथा पॉइंट आ गया 18वीं शताब्दी के बाद, 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति जो है वो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आई, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माने 1750 के बाद उत्तरार्ध शुरू हो जाता है, उससे पहले पूर्वार्ध होता है। जैसे एम ए पूर्वार्ध और एम ए उत्तरार्ध होता है, पहले वाला पूर्व वाला और बाद वाला, मतलब दो भागों का आधा कर दें, दो पूरे भाग का दो भाग कर दें, तो पहले वाला आधा उत्तरार्ध पूर्वार्ध होता है, दूसरे वाला आधा उत्तरार्ध होता है। और 1760 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। इंग्लैंड से इसलिए हुई क्योंकि यहां पहले ही कृषि क्रांति हो चुकी थी, पहले कृषि क्रांति हो चुकी थी, कृषि क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो है वो सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग में हुई, सूती वस्त्र यानी वस्त्र उद्योग में हुई।
सर्वप्रथम यदि किसी क्षेत्र में हुई तो सूती वस्त्र उद्योग में हुई। और इंग्लैंड जो है वो वहां इसलिए हुई क्योंकि इंग्लैंड से में सबसे पहले कृषि क्रांति हो चुकी थी। 1870 में दूसरी औद्योगिक क्रांति जो है, दूसरी औद्योगिक क्रांति वो जर्मनी से शुरू हुई थी 1870 में। 4 क्षेत्र हैं इसके, 4 क्षेत्र हैं हमें पढ़ने हैं। जो कृषि का क्षेत्र, हालांकि औद्योगिक क्रांति से पहले हो चुकी इसलिए कृषि का क्षेत्र पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है वस्त्रों का क्षेत्र पढ़ना है, सूती वस्त्र का। और फिर उसके बाद वस्त्र के बाद जो है हमें सूती वस्त्र के बाद परिवहन के क्षेत्र में पढ़ना है, परिवहन यानी यातायात के क्षेत्र में। और उसके बाद हमें परिवहन के बाद जो है पढ़ना है संचार, दूर संचार के क्षेत्र में। दूर संचार का मतलब टीवी रेडियो वगैरह से है, टीवी रेडियो टेलीफोन वगैरह से है, टेलीफोन से है। जैसे टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, थोड़ा सा ध्यान देना है जितनी बातें यहां इस वीडियो में हो सके। ग्राहम बेल ने पहली बार, ग्राहम बेल के घर बेल बजी थी। रेडियो को इटली के मार्कोनी ने ईंट मार के नहीं कोनी मार के सही कर दिया था। इटली का रेडियो, इटली का मार्कोनी। और टीवी के साथ लोगों की जान लगी होती है। J.L. बेयर्ड, जॉन लॉगी बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया था। तो ये औद्योगिक क्रांति के हमें क्षेत्र पढ़ने। उसके बाद अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आया। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो है उसमें हमें पढ़ना है कि कैसे अमेरिका ने इंग्लैंड से छुटकारा पाया, कैसे कैसे कहानी थी। लेकिन उसकी कहानी को हम यहां 1770, 73 और 76 इन 3 बातों में रखेंगे। 5 मार्च 1770 को अमेरिका में बोस्टन हत्याकांड हुआ। बोस्टन हत्याकांड, क्योंकि हत्या का मतलब मार दिया गया, मार्च में मार दिया गया। अमेरिका में आप देखो, अमेरिका का 3 बताता है तो 3-3 साल का अंतर है। 70, 3, 73, 3, 76। 73 में 16 दिसंबर को बोस्टन टी पार्टी हुई थी। बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी जो है वो सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में हुई थी। सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में हुई थी। सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन टी पार्टी हुई थी। और ठीक 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हो गया था। अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, स्वतंत्र हो गया, अमेरिका स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र अमेरिका को कराने में जो योगदान रहा वो सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन का था। जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिका का, स्वतंत्र अमेरिका का पहला राष्ट्रपति भी बना। डॉलर पे इसी की तस्वीर होती है, अमेरिकी डॉलर जो है, डॉलर पर इसी की तस्वीर होती है। जॉर्ज वाशिंगटन सेनापति था, इसी ने स्वतंत्रता दिलवाई। 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से ही फ्रांस की क्रांति आई। कथन है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारण ही फ्रांस की क्रांति आई, ऐसा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा। और बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकी क्रांति से जुड़ा हुआ था और अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी भी बनाई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बड़ा काम का प्रश्न है, दार्शनिक था। उसी ने कहा था कि अमेरिका के कारण ही फ्रांस की क्रांति हुई। तो अमेरिका के बाद, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बाद फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई। 1789 में फ्रांस में ब्रूवो वंश राज कर रहा था।
और उसका राजा था इस समय लुई 16वां। लुई 16वां के समय क्रांति हुई थी। यहां 3 घटनाएं 5 मई 1789, 3 घटनाएं यहां 89 की याद रखनी है, 20 जून 1789 और 14 जुलाई 1789। ये 3 सन अवश्य याद रखने, इसी पे सारा बेसिक है। 5 मई को एस्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ था। एस्टेट जनरल से मतलब है संसद से। फ्रांस में संसद को एस्टेट जनरल कहते थे। एस्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ संसद का। कितने साल बाद हुआ? तो 1614 में हुआ था। इससे पहले यानी 175 साल बाद हुआ, 1789 में, लुई 16वां के समय। 20 जून को टेनिस कोर्ट की शपथ, फ्रांस की क्रांति की महत्वपूर्ण घटना है। टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांस की क्रांति की घटना है। 14 जुलाई को बास्तिल दुर्ग के पतन के साथ ही फ्रांस स्वतंत्र हुआ था। बास्तिल दुर्ग का पतन हुआ था और फ्रांस स्वतंत्र हो गया था 14 जुलाई को। बहुत अच्छे से चीजों को इसी तरह से कंठस्थ करना है। फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। फ्रांस में सम्राट बना नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो 15 अगस्त को जन्मा था। 15 अगस्त 1769, माने गांधी जी से 100 साल पहले जन्मा था। इटली में कोर्सिका द्वीप है, कोर्सिका द्वीप। उस कोर्सिका द्वीप के अजासियो नगर में जन्मा था। अजासियो नगर में जन्मा था और ठीक 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया था। फ्रांस का सम्राट बन गया और 1804 में ही इसी ने नेपोलियन कोड जारी किया। नेपोलियन ने नेपोलियन कोड, जो आचार संहिता थी, नियम थे, आचार संहिता थी, जिनका पालन लोगों को करना होता था, तो वो जारी कर दिया। नेपोलियन कोड 1804 में फ्रांस का सम्राट बन करके। नेपोलियन ने कहा भी कि आप मेरे 40 युद्ध जो मैंने जीते हैं, 40 युद्ध जो जीते हैं, नेपोलियन ने टोटल 40 युद्ध जीते थे, 40 युद्धों से मत सीखो। सीखना है तो मेरे नेपोलियन कोड से सीखो, यानी 04 से सीखो। मेरे 40 से मत सीखो, मेरे 04 यानी नेपोलियन कोड से सीखो जो मैंने बनाए हैं। नेपोलियन को जानना है तो नेपोलियन ने ही तो कहा था, रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति ना होती। रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति न होती। फ्रांस की क्रांति न होती, ऐसा कहा था नेपोलियन ने। और नेपोलियन 1804 में सम्राट बना था। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन की अंतिम हार थी, मतलब अंतिम युद्ध था, अंतिम हार थी, अंतिम युद्ध था। नेपोलियन को कभी एल्बा द्वीप का प्रशासन सौंपा गया था। एल्बा द्वीप, वहां प्रशासन दिया गया था और नेपोलियन ने एल्बा द्वीप से वापस से आकर के फ्रांस का सम्राट दोबारा बन गया। और इस बार नेपोलियन ने दोबारा सम्राट बना तो फ्रांस का शासन 100 दिन का किया। 100 दिन का किया। ये जो यात्रा की थी, इस यात्रा की तुलना दांडी यात्रा से सुभाष चंद्र बोस ने की है। दांडी यात्रा से तुलना की है सुभाष चंद्र बोस ने, नेपोलियन की। सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की एल्बा द्वीप से फ्रांस के पेरिस तक की यात्रा की तुलना गांधी जी की दांडी यात्रा से किसने की है? तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी ने की है। लास्ट में 1821 में अल्सर रोग से मर गया नेपोलियन। अल्सर रोग से मर गया। नेपोलियन की मृत्यु जो है उसको निर्वासित किया गया था सेंट हेलेना द्वीप पर। तो तीनों द्वीप याद रखने, सेंट हेलेना द्वीप पर। तो एल्बा द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप और कोर्सिका द्वीप, ये तीनों द्वीप याद रखना है। इसके बाद इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था।
इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली और जर्मनी का एकीकरण। इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। इस समय इटली में सम्राट, एकीकरण के समय जो सम्राट था वो विक्टर एम्यूनल द्वितीय था। विक्टर एम्यूनल द्वितीय था। जबकि फ्रांस का, जर्मनी का सम्राट जो था, जर्मनी का सम्राट जो था एकीकरण के समय, वो जर्मनी का सम्राट जो है विलियम प्रथम था। विलियम प्रथम। इटली के और जर्मनी के एकीकरण में दोनों में बाधा ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया, बाधा यहां भी ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में 3 जनों की भूमिका थी। मैजनी की, मैजनी जिसने यंग इटली संगठन बनाया, और यंग इटली संगठन बनाया, और इटली जो है मैजनी उसका मसीहा कहा जाता है। इसी ने विचारधारा दी इटली को एकीकृत करने की। काउंट कैवूर जो सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री था, काउंट कैवूर, उसने इसको अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में पूरे विश्व स्तर पर रख दिया। तो गैरीबाल्डी जिसका संगठन था लाल कुर्ती, उस गैरीबाल्डी ने, इटली की तलवार कहते हैं, उसने युद्ध के द्वारा कुछ इटली को मिलाया, एकीकरण किया। इटली की तलवार कहा जाता है, तलवार कहा जाता है गैरीबाल्डी को। मैजनी को मसीहा कहा जाता है। इटली का एकीकरण सार्डिनिया और पिडमांट के नेतृत्व में हुआ। सार्डिनिया और पिंडमांट के नेतृत्व में हुआ, इसके नेतृत्व में हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण पर्शा के नेतृत्व में हुआ। पर्शा के नेतृत्व में। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका रही। बिस्मार्क की भूमिका रही जर्मनी के एकीकरण में, और बिस्मार्क ही एकीकृत जर्मनी का पहला चांसलर बना। पर्शा का भी चांसलर बनाया गया, कभी पहला चांसलर बना। तो इस तरह से जर्मनी का एकीकरण भी हुआ। इटली और जर्मनी का एकीकरण जो है बिस्मार्क ने यहां कभी, बिस्मार्क ने 1870 में फ्रैंकफर्ट संधि को अंजाम दिया था। फ्रैंकफर्ट संधि, और अपमान किया था फ्रांस का। तो जर्मनी ने, जर्मनी माने बिस्मार्क, और जर्मनी यानी बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था, और उसने फ्रांस का अपमान किया था। अपमान इसी का हुआ था, फ्रांस का। वर्साई के महलों में ये फ्रैंकफर्ट संधि हो गई थी, और फ्रैंकफर्ट संधि का फोड़ा फूटेगा प्रथम विश्व युद्ध में। बिस्मार्क ने संधियां तो कर ली, एकीकरण तो कर लिया, लेकिन बिस्मार्क ने 1891 में 20 साल बाद, एकीकरण के 20 साल बाद कह दिया कि मैं तो नहीं देखूंगा, मैं तो नहीं देखूंगा, मैं तो नहीं देखूंगा, तुम देखोगे, विश्व युद्ध पूर्व से शुरू होगा। विश्व युद्ध पूर्व से शुरू होगा। 20 साल बाद जो है 1871 के एकीकरण के बाद बिस्मार्क को पता था, रक्त और लोह की नीति वाला बिस्मार्क, रक्त व लोह की नीति वाला बिस्मार्क, जिसने तलवार के दम पे, सेना के दम पर सारों को अपनी तरफ मिला लिया, संधियां कर ली, और विरोधियों को जो है फ्रांस का अपमान कर दिया। तो उसको पता था कि ये 1891 में फिर होगा। 1891 में उसने बात कह दी कि मैं तो नहीं देखूंगा, तुम देखोगे, विश्व युद्ध पूर्व से शुरू होगा। और ऐसा ही हुआ। ठीक इस घटना के 20-22 साल बाद विश्व युद्ध शुरू हो गया, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेके और 1918 तक चला था। 28 जून 1914 को सेरेज़ोवा हत्याकांड हो गया। सेरेज़ोवा हत्याकांड। सेरेज़ोवा बोस्निया की राजधानी थी। बोस्निया की राजधानी में, सेरेज़ोवा में, सेरेज़ोवा हत्याकांड हो गया।
और यहां सर्बिया के लोगों ने, सर्बिया का काला हाथ संगठन था, काला हाथ संगठन था, जिसने सर्बिया, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और रानी सोफिया की हत्या कर दी थी, सोफिया की हत्या कर दी। तो जर्मनी के कहने पर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर अटैक कर दिया और यहीं से विश्व युद्ध का पहला युद्ध शुरू हो गया। सर्बिया पर अटैक कर दिया। तारीख एक महीने बाद 28 जुलाई को विश्व युद्ध शुरू हो गया। 28 जुलाई 1914 को, याद रखना है, 28 जुलाई 1914 को 14 दूना 28 में शुरू हो गया। जुलाई का 7वां महीना, 7 दूनी 14 दूना 28 को। और ठीक उसके बाद ये विश्व युद्ध जो है वो खत्म हुआ 11 नवंबर को 11:11 पे 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और इस समय विश्व युद्ध, आपको पता है, फ्रांस का फ्रैंकफर्ट संधि का फोड़ा फूटा था। तो फ्रांस का मार्शल फौज था, मार्शल फौज, उसने कह दिया, वो सेनापति था। और जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ तो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, पेरिस शांति सम्मेलन हुआ 1919 में। और ठीक उसके बाद, पेरिस शांति सम्मेलन के बाद संधियां हुई और उन संधियों में सबसे ज्यादा पहली और अपमानजनक संधि थी वर्साय की संधि, जो जर्मनी से हुई। वर्साय की संधि, यह दिन वही तय किया गया जिस दिन सेरेजो हत्याकांड हुआ था, 28 जून, और 1919 को यह संधि हुई। इस बार वर्साय की संधि जो कर रहा था वो फ्रांस बदला ले रहा था जर्मनी से, क्योंकि बिस्मार्क ने कभी फ्रांस के साथ फ्रैंकफर्ट संधि की थी, वो फोड़ा फूट गया। और मार्शल फोच जो संधि पे हस्ताक्षर कर रहा था, फ्रांस सेनापति, उसने कहा वर्साय की संधि अपमानजनक के लिए, कहा कि ये जर्मनी के साथ जो हो रहा है ये संधि नहीं, 20 साल के लिए 20 साल का युद्ध विराम है। और ठीक हुआ भी ऐसा। इसी बीच में रूस की क्रांति भी चल रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के साथ रूस की क्रांति 1905 और 1917 में हुई। 1905 की क्रांति जो है उसमें हमें 22 जनवरी 1905 एक घटना याद रखनी है, जिसको खूनी रविवार घटना कहते हैं। परीक्षाओं के लिए बड़ा काम का है, खूनी रविवार घटना क्या थी वो तो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। रूस में रोमनोवा वंश था, जैसे ब्रूबो वंश था वहां, वैसे रोमनोवा वंश था। और रूस में इस समय रोम का राजा जार राजा को कहते थे, और जार निकोलस द्वितीय था। 1905 की और 1917 की क्रांति के समय, 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुई उसका नेता लेनिन था। और लेनिन जो है वो 1921 में न्यू इकोनॉमिक प्लान, नई आर्थिक नीति लगाता है और रूस को उद्योग की तरफ ले जाता है। ये बोल्शेविक क्रांति ही 1917 की जो क्रांति थी वो अक्टूबर-नवंबर में हुई थी, अक्टूबर-नवंबर 1917 में, और इसी को साम्यवादी क्रांति कहते हैं। तो रूस में साम्यवादी क्रांति जो है वो हुई लेनिन के नेतृत्व में। रूस जो है साम्यवादी क्रांति हो गई। रूस के बाद हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध के बाद की, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक शांति संगठन बन गया था, वो था राष्ट्रसंघ। और राष्ट्रसंघ का स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। राष्ट्रसंघ 10 जनवरी 1920 को जिनेवा में इसका मुख्यालय बना। जिनेवा में राष्ट्रसंघ 10 जनवरी 1920 को बना, शांति संगठन 10 जनवरी 1920 को।
और राष्ट्रसंघ असफल रहा, क्योंकि सफल ही होता तो फिर दूसरा काहे को बनता। हाँ, राष्ट्रसंघ कुछ अन्य मामलों में, अन्य चीजों में सफल रहा, अन्य मामलों में सफल रहा, जैसे वैश्यावृत्ति को रोकने में, जो इसके काम ही नहीं थे, वैश्यावृत्ति को रोकने में, साथ साथ में जो है यहाँ तस्करी रोकने में, बाल तस्करी, मानव तस्करी रोकने में, साथ साथ में नशा मुक्ति में, ये नशा रोकने में, तो इनमें सफल रहा, ज़्यादा सफल रहा नहीं राष्ट्रसंघ। और राष्ट्रसंघ के बाद इसी बीच में 1929 में अमेरिका का वॉल स्ट्रीट संकट आ गया। अमेरिका का वॉल स्ट्रीट शेयर मार्केट गिर गया, वॉल स्ट्रीट संकट आ गया और शेयर मार्केट गिर गया। ये इनका शेयर मार्केट था और शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई और ये दिन था 24 अक्टूबर का। 24 अक्टूबर को जो है ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाता है, यहाँ ब्लैक थर्सडे, काला गुरुवार। क्यों? क्योंकि अमेरिका में वॉल स्ट्रीट संकट, शेयर मार्केट गिर गया, जिसका असर 1930 में पूरे विश्व में हुआ और पूरे विश्व में 1930 में वैश्विक आर्थिक मंदी आ गई, वैश्विक आर्थिक मंदी। तो पूंजीवाद फेल हो गया, अमेरिका का पूंजीवाद फेल हो गया, तो अब लोगों का विश्वास साम्यवाद की ओर बढ़ने लगा, लोकतंत्र पे विश्वास खत्म हो गया। तो 1930 में वैश्विक आर्थिक मंदी आई। इसी बीच में तानाशाहों का उदय हो गया और तानाशाहों के उदयों में जर्मनी और इटली में तानाशाहों का उदय हुआ। इटली में मुसोलिनी फांसीवाद का जनक था, मुसोलिनी फांसीवाद का जनक था, मुसोलिनी फांसीवाद का जनक था। और ये फांसीवाद जो है, फांसीवाद का जनक, और ठीक इसी तरह से मुसोलिनी के बाद जर्मनी में नाजीवाद आ गया था, जिसका जनक हिटलर था, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर वो नाजीवाद का जनक था, इसकी पार्टी का नाम नाजी था, तो नाजीवाद जो है उसका जनक। तो जर्मनी और इटली में नाजीवाद और फांसीवाद आ गया। इसी बीच में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1 सितंबर 1939 को, 1/9/1939, आप देखो 1939 है तो 1/9/1939 है, यहाँ पे भी 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ। और ये युद्ध जो है ये जर्मनी के हिटलर ने पोलैंड बंदरगाह, हिटलर ने पोलैंड से डेंजिंग बंदरगाह की मांग की थी, पोलैंड से डेंजिंग बंदरगाह की मांग की थी, डेंजिंग बंदरगाह। इसने इनकार कर दिया तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। यहीं से विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। और पोलैंड जर्मनी से एक गलियारा जाता था, पोलिश गलियारे के लिए अगला युद्ध हो गया। कभी किसी ने कहा था एजी वेल्स ने, तो ये शुरू हो गया। और इस समय धुरी राष्ट्र जो थे, वो धुरी राष्ट्र जिनके कारण से युद्ध हो रहा था, वो रोम, बर्लिन, टोक्यो थे। रोम इटली की राजधानी है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, और टोक्यो जापान की राजधानी। रोम, बर्लिन, टोक्यो एक संघ जो है धुरी राष्ट्र थे। इसमें 1943 में रोम ने समर्पण कर दिया, 44 में इसने समर्पण कर दिया जर्मनी ने, और टोक्यो ने 1945 में समर्पण तब किया जब अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 शहरों पे बम गिरा दिया था। हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा दिया गया था। और 6 अगस्त को जो बम गिराया उसका नाम लिटिल बॉय था। लिटिल बॉय, लिटिल माने छोटा, तो 6 छोटा होता है और 9 बड़ा होता है, यानी मोटा होता है, तो ये फैट मैन नाम का बम था। लिटिल बॉय और फैट मैन, ये परमाणु बमों की शुरुआत हो गई, परमाणु युग की शुरुआत हो गई। और जापान ने 14 अगस्त को समर्पण किया, 14 अगस्त को जापान ने समर्पण किया। इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। और ठीक उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, यूएनओ की शुरुआत हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना, जो 24 अक्टूबर 1945 को बना।
और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ, उसमें वहाँ 24 अक्टूबर को यूएनओ का चार्टर लिखा गया और नियमावली लिखी गई, और 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस भी होता है। 1945 को यूएनओ बना 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस भी होता है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यहाँ 51 देशों ने यूएनओ में भाग लिया, लेकिन 50 प्लस 1 51 देश हुए। मूल देशों में 51 देश थे और 50 प्लस 1 थे। एक जो था वो पोलैंड था, और भारत 50 देशों में, मूल 50 देशों में शामिल था, 50 देशों में शामिल था। यूएनओ के 6 अंग हैं, यूएनओ के 6 अंग हैं। इसमें सबसे पहला महासभा है जो बजट बनाती है, महासभा। दूसरी सुरक्षा परिषद है, भारत 8 बार सदस्य रहा है। सुरक्षा परिषद है जिसमें स्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों की संख्या 5 और अस्थायी बदलते रहते हैं, उनकी संख्या 10। सुरक्षा परिषद में भारत 8 बार इसमें सदस्य रहा है। तीसरा आर्थिक व सामाजिक परिषद है, आर्थिक व सामाजिक परिषद है, आर्थिक व सामाजिक परिषद है। और ठीक उसके बाद जो है आर्थिक सामाजिक परिषद के बाद अगला अंग निष्क्रिय अंग है, न्यास परिषद। न्यास परिषद निष्क्रिय अंग है, ना के बराबर है। और 5वां अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, खास बात यह है कि यह हेग नीदरलैंड में है, हेग नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश दलवीर भंडारी हैं, जो जोधपुर के हैं। राजस्थान से दलवीर भंडारी जोधपुर से हैं, वो यहाँ न्यायाधीश है मुख्य। और 6ठा सचिवालय है, और सचिवालय जो है इसका प्रशासनिक अंग है। यहाँ एंटोनियो गुटेरस सचिव है, एंटोनियो गुटेरस ये सचिव है। और जो है सचिवालय में ये टोटल 6 अंग है, 6 में से एक ही अंग जो है वो हेग नीदरलैंड में, बाकी सब न्यूयॉर्क में है। जहां यूएनओ का मुख्यालय वहीं सारे अंगों का एप्पल सिटी न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। यूएनओ के बाद फिर चीन की क्रांति आई, तो चीन की क्रांति आप इतना ही याद रख लें अभी के लिए, 1949 में क्रांति हुई थी। 1949 में क्रांति हुई थी, ये साम्यवादी क्रांति थी, साम्यवादी क्रांति थी। और अरब देशों से उपनिवेशों की कैसे कैसे स्वतंत्रता हुई, वो टॉपिक थोड़ा सा अलग है। तो बहुत सारे टॉपिक है इसके अंदर, तो समय समय पर जो है क्लास अब मिलती रहेगी। दूसरी बात, जिन लोगों ने भी जो है अभी ये तैयारी करनी है, वो मेरे से संपर्क कर ले। और मेरे जो है मैं इस पे शेयर कर दूंगा फ़ोन नंबर, उस व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर लें और जो है तैयारी कर लें। तैयारी करने के लिए आप जो है किस तरह से आपको क्या बाधा आ रही है, कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है, उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आप समय समय पर जो है इसको ध्यान देते रहिए। ये एक वीडियो आपके लिए बड़ा अच्छा सिद्ध होगा। हालांकि मैंने लिखा है, लेकिन बहुत सारी बातें अपने आप कनेक्ट होंगी। सारे टॉपिक हमने लगभग लास्ट के एक टॉपिक के बारे में थोड़ी कम बात की है, लेकिन एक टॉपिक यूएनओ तक जो है हमने बहुत अच्छे से बात कर लिया है। तो ये आप अच्छे से देखिए, इसको बार बार देखिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे यूट्यूब पर मैं लेकर के आऊँगा। और मेरे यूट्यूब की कम्युनिटी पर रोजाना एक सुबह प्रश्न आता है, मैं कोशिश करूंगा कि विश्व इतिहास का भी प्रश्न एक आने लग जाए शाम को। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी विश्व इतिहास के प्रश्न, करंट जीके से संबंधित प्रश्न ऐसे आते हैं। तो उस जो है टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जाकर के जो है रोज़ाना कीजिए और खूब सारा जो है ज्ञान प्राप्त कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे जो है व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं पिछले वीडियो में, जो पुराने वीडियो हैं उस पर व्हाट्सअप नंबर लगा है, लास्ट में 925 है, तो आप देख लें और उस पर मैसेज कर दें, और उस पर मैसेज कर दें, आपकी हर तरह की प्रॉब्लम हल होगी। और जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं जानकारी दे दूं कि फर्स्ट पेपर के भी हम रोज़ाना वीडियो ऐसे कुछ लाने वाले हैं। तो आप जल्दी से जल्दी तैयार रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। शबा खैर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर आपका हमेशा साथ दे। धन्यवाद।